हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आमिर मलिक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पे। आज के इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा कि इस डायग्राम से आपको समझ आया होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीदिंग। हम देखेंगे कि किस तरह हमारा नर्वस सिस्टम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और केमिकल्स किस तरह हमारी ब्रीदिंग को इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हमारे ब्लड में जो पीएच है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। हमारी ब्लड का जो पीएच है वो अगर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उससे हमारी ब्रीदिंग में जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह पीएच जो है ब्लड का हमारी ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है। बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी। ओके, पहले हम देखेंगे यहाँ पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ये हमारा नर्व सिस्टम है। दिस इज द हायर ब्रेन। ओके, सो दिस हायर ब्रेन एंड दिस इज पोन्स वेरोलाई। दिस इज पोन्स वेरोलाई एंड दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, ये जो पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगेटा है, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगेटा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। क्योंकि मेडुला, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगेटा में ऐसे सेंटर्स होते हैं जो हमारी रेस्पिरेशन, जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो पोन्स वेरोलाई है, यहाँ पर एक सेंटर होता है, यहाँ पर ये वाला सेंटर जिसको हम बोलते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर। ओके, उसके बाद पोन्स वेरोलाई के नीचे, यहाँ पर नीमोटैक्सिक के सेंटर के नीचे यहाँ पर एक और सेंटर होता है, यहाँ पर। ओके, जिसको हम बोलते हैं एपनॉस्टिक सेंटर। तो हमारे जो पोन्स वेरोलाई है उसमें दो सेंटर्स होते हैं, वन इज नीमोटैक्सिक सेंटर, अनदर इज द एपनॉस्टिक सेंटर। ओके, उसके बाद जो हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा है, मेडुला ओब्लोंगेटा में हमारे पास दो चीजें होती है। One is the DRG, another is the VRG. This is DRG. This is DRG. And this is VRG. This is DRG, this is VRG. DRG means dorsal respiratory group and VRG means ventral respiratory group. तो DRG and VRG जो है मेडुला ओब्लोंगेटा में होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनॉस्टिक सेंटर दोनों पोन्स वेरोलाई में होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो चार सेंटर्स है, ये हमारी ब्रीदिंग को किस तरह कंट्रोल करते हैं। ओके, पहला चीज आपको याद रखना है, ये जो VRG है और DRG है, VRG की बात करेंगे। VRG का काम है, ये हमारी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स आवर इंस्पायरेशन, इट कंट्रोल्स द इंस्पायरेशन। जो हमारा DRG है, ये भी हमारे इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। VRG भी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, DRG भी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन DRG जो है ये हमारे एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है। इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट, इट मेंटेन्स द रिदमिसिटी ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक मिनट में कितने होने चाहिए, दैट इज मेंटेन्ड बाय द ब्रीदिंग। तो हम लिखेंगे BPM, it maintains the BPM, breathing per minute, which DRG। तो DRG हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कंट्रोल करते हैं। That means it maintains the BPM, breathing per minute. VRG controls the inspiration. Okay. Now the important point is that this what is the function of this pneumotactic center? Pneumotactic center, सुनो यहाँ पर जो DRG है, DRG से जब हम इनहेल करते हैं ना, इंस्पायरेशन करते हैं, तो इंस्पायरेशन जब हम करते हैं ना, लाइक एक टाइम आता है जब हम इंस्पायरेशन रोकते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपायरेशन करते हैं। तो ये इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, यहाँ पर ये इंस्पायरेशन रुक जाता है। इसको कौन रोकता है? दिस इज दैट नीमोटैक्सिक सेंटर एक्चुअली सेंड्स मैसेज टू द एपनॉस्टिक सेंटर एंड एपनॉस्टिक सेंटर सेंड्स मैसेज टू द DRG टू लिमिट द इंस्पायरेशन। अगर
हम इंस्पायरेशन करते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द डीआरजी। लाइक मैंने इंस्पायरेशन किया, यहां पर जब मैं पूछता हूं ना, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैसेज से भेजता है एपनॉस्टिक सेंटर को, एपनॉस्टिक सेंटर मैसेज भेजता है डीआरजी को कि अब लिमिट करो इंस्पायरेशन को। उसके बाद हम इंस्पायरेशन को रोक देते हैं, उसके बाद एक्सपायरेशन हो जाता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है, इट लिमिट्स द इंस्पायरेशन, इट लिमिट्स द इंस्पायरेशन। अगर कभी कभार हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर या एपनॉस्टिक सेंटर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है, तब हमें एक प्रॉब्लम आती है, हम जो है प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन करते हैं कंटिन्यूसली। अभी हम नॉर्मल इंसान क्या करता है, यहां पर रुकता है क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर से मैसेज आती है डीआरजी को कि अब अपनी इंस्पायरेशन को लिमिट करो, रोक लो, ठीक है। लेकिन जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एपनॉस्टिक सेंटर को कोई मैसेज ही नहीं आती है, एपनॉस्टिक सेंटर भी डीआरजी को कोई मैसेज ही नहीं भेजता है, तब हमारी जो इंस्पायरेशन इट बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। उस कंडीशन को, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एपनोस्टोसिस। दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एपनोस्टोसिस, वी कॉल दैट एज एपनोस्टोसिस। What is apnostosis? Apnostosis is prolonged inspiration. It's prolonged inspiration. Okay. मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है इंस्पायरेशन को लिमिट करना। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर में प्रॉब्लम है, एपनॉस्टिक सेंटर को प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैसेज डीआरजी को भेजता है किसके थ्रू, एपनॉस्टिक सेंटर के थ्रू। अगर इन दोनों में से किसी में प्रॉब्लम आती है तो हम उस टाइम एक इंसान में एक डिसऑर्डर आता है, उसको हम बोलते हैं एपनोस्टोसिस, व्हिच इज एक्चुअली द प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन। ओके, नाउ अब यहां पर एक पॉइंट ये याद रखना है, ये जो डीआरजी और वीआरजी है, डीआरजी से यहां से मैसेज जाता है यहां पर लंग्स में, जो ये मसल है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमारी जो ये जो रिब्स होते हैं, इन रिब्स के बीच में ये मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। यानी डीआरजी से यहां पर मैसेज जाती है किसको, इंटरकोस्टल मसल को, और वीआरजी से भी मैसेज जाती है किसको, इंटरकोस्टल मसल को, कि आप इंस्पायरेशन करो। डीआरजी से भी मैसेज जाती है इंटरकोस्टल मसल को, इंस्पायरेशन वाला मैसेज। डीआरजी से भी, डीआरजी यानी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से भी मैसेज जाता है दिस इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिससे फिर इंस्पायरेशन होता है। और वीआरजी से भी मैसेज जाता है इंटरकोस्टल मसल को कि आप कॉन्ट्रैक्शन करो, जिससे क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। लेकिन अब मसला यहां पर यह है, इनको कैसे पता चल जाता है कि इंस्पायरेशन करना है, डीआरजी और वीआरजी को कैसे पता चलता है कि इंस्पायरेशन करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको एक याद रखना है। नाउ यू नो दिस इज मेडुला एंड पोन्स फेरोलाई। अब होता क्या है, ये आप समझो ये हमारा ब्लड है, ओके, दिस इज ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ। अब आप लोगों को पता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये टूट जाता है, वहां पर क्या बनता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 which is bicarbonate ion and this is proton। जब इस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, हमें पता है जब भी ब्लड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसका मतलब है कि हमारा ब्लड एसिडिक बन चुका है, हमारे ब्लड का पीएच डिक्रीज हो गया है। तो यहां पर जितने प्रोटॉन्स बनेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उतना कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतना बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, उतने प्रोटॉन्स बनेंगे, और जितने प्रोटॉन्स बनेंगे उससे हमारा ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा, ब्लड एसिडिक बन जाएगा। और ये जो प्रोटॉन है, यहां पर हमारे पास होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, हमारे ब्लड वेसल में यहां पर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। दिस इज कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, दिस इज कीमो रिसेप्टर। ये प्रोटॉन जाके अटैच होता है इस कीमो रिसेप्टर के साथ। जैसे ही प्रोटॉन कीमो रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ये कीमो रिसेप्टर मैसेज भेजता है डीआरजी को, पॉजिटिव मैसेज आती है डीआरजी को। ओके, अब जैसे कीमो रिसेप्टर से मैसेज आती है डीआरजी, वीआरजी को, सॉरी, कि
प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, हमारा ब्लड एसिडिक बन चुका है, इस वीआरजी को समझ आ चुका होता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है जिसको बाहर निकालना है। उसके लिए क्या होगा, ये वीआरजी मैसेज भेजता है डीआरजी को, पॉजिटिव मैसेज आती है। अब यहां से क्योंकि वीआरजी को भी मैसेज आती है, डीआरजी को भी मैसेज आती है, अब वीआरजी से यहां से मैसेज आती है डायरेक्ट लंग्स को, पॉजिटिव मैसेज आती है, पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह वीआरजी से भी मैसेज आती है, ओके। उससे हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स का वेंटिलेशन रेट इंक्रीज होता है, ओके। वेंटिलेशन मतलब उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा, देखो पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, प्रोटॉन्स जाके इस रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, कीमो रिसेप्टर से मैसेज जाता है वीआरजी को, वीआरजी डीआरजी को भी मैसेज भेजता है, दोनों स्टिमुलेट हो गए। अब वीआरजी से भी मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है, और डीआरजी से भी पॉजिटिव मैसेज जाता है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को, जिससे हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स में ब्रीदिंग आई मीन कंट्रैक्शन हो जाता है और हम ऑक्सीजन को फिर ज्यादा इनहेल करते हैं, ठीक है। और अब आपने देखा होगा जब कहीं पर ज्यादा धुआं होता है किसी कमरे में या कहीं पर भी आप होते हो और वहां पर ज्यादा धुआं होता है यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हो, तो आपने देखा होगा उस टाइम आप ब्रीदिंग बहुत फास्ट करते हो। रीजन क्या होता है, जब आप धुएं में इनहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अंदर चला जाता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आ गया तो ज्यादा प्रोटॉन्स बनेंगे, जब ज्यादा प्रोटॉन्स बनेंगे कीमो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे इन दोनों को मैसेज जाएगी, ये दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगे और दोनों मैसेज भेजेंगे लंग्स को, जिससे हमारी वेंटिलेशन रेट इंक्रीज होगी यानी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। अब क्या हो गया अब समझो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, दैट मीन्स जो कार्बोनिक एसिड है ये भी बहुत कम बन जाएंगे, प्रोटॉन्स भी कम बन जाएंगे, दैट मीन्स कीमो रिसेप्टर से भी बहुत कम अटैच हो जाएंगे और यहां से मैसेज भी बहुत कम जाएगी, विच इज नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके। हमें पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन ईच रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से थ्रेशोल्ड वाला मैसेज नहीं जाती, तो दोनों उस तरह स्टिमुलेट नहीं होते हैं और यहां से भी वीक मैसेज जाती है इनको, तो हमारी ब्रीदिंग जो है वेंटिलेशन रेट वो भी नॉर्मल ही रहती है, ओके। तो दिस इज हाउ द न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन द ब्रीदिंग, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूं, दिस इज पोन्स वेरोला, जहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और एपनॉस्टिक सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है हमारी इंस्पायरेशन को लिमिट करना, ठीक है, हमारी इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए, उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट करता है इंस्पायरेशन को, और ये डीआरजी को मैसेज भेजता है एपनॉस्टिक सेंटर को। डीआरजी का काम और वीआरजी का काम दोनों इंस्पायरेशन को कंट्रोल इंस्पायरेशन कराते हैं, ठीक है, लेकिन डीआरजी जो है इट मेंटेन्स द बीपीएम यानी ब्रीदिंग पर मिनट, ठीक है, ओके। यहां तक आपको समझ आ गया। अब यहां पर देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप एक चीज याद रखोगे, ये दिस इज आवर हार्ट, ठीक है, जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं, दीज आर द 4 चैम्बर्स, ओके, these are the 4 chambers, okay, 1 2 3 and 4. This is the right side, this is the left side, right ventrium, right atrium, right ventrium, left atrium and left ventrium, okay. And these are the vena cava. Here we have this vena cava, okay, this is inferior vena cava, this is superior vena cava, and this is aorta, and this is this pulmonary artery, okay. Now listen, this aorta, okay, this is aorta. Now important point is that ये aorta जो यहां से ब्लड जाता है, ये ब्लड वेसल यहां पर डिवाइड होती है, ठीक है, यहां पर इसके ब्रांचेस निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं कैरोटिड सेफेलिक, दिस इज राइट कैरोटिड सेफेलिक आर्टरी, दिस इज aorta जिसके ब्रांचेस निकलते हैं, दिस इज दिस carotid arteries, ठीक है, sphenic carotid arteries, this is right sphenic carotid arteries, this is left sphenic carotid artery, okay, this is right sphenic carotid artery, this is right sphenic carotid artery. Now यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखना है, जो हमारा ये आर्टरी है ना, यहां पर we have some guys here, we have some bodies,
some guys here, okay, and we have some guys here also, okay. ये जो ब्लड वेसल है इनके साथ कुछ बॉडीज अटैच्ड होते हैं, और ये जो ब्लड वेसल है स्फेलिक कैरोटिड आर्टरी, इनके साथ भी कुछ बॉडीज अटैच्ड होते हैं. ये जो यहां पर ये वाला है, दिस इज कॉल्ड आर्टरिक बॉडी. दिस इज कॉल्ड आर्टरिक बॉडी. और जो ये है ये वाले, these are called carotid. This is called carotid bodies. यानी स्फेलिक कैरोटिड आर्टरी के साथ जो अटैच्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, और अयोटा डायरेक्ट इसके साथ जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं आर्टरिक बॉडीज. ओके, ये जो कैरोटिड बॉडी एंड आर्टरिक बॉडी है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने में. कैसे रहता है उसके लिए भी हमें एक चीज याद रखना है. देखो ये आप समझो, दिस इज आवर दिस ब्लड वेसल. इस ब्लड वेसल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, ओके, और यहां पर बन गया हमारा H2CO3, ओके, CO3. और CO3 से क्या होगा, CO3 फिर से टूट जाएगा, यहां पर बनेगा प्रोटॉन प्लस बनेगा HCO3 नेगेटिव. अगेन यहां पर pH इंक्रीज हो गया. ठीक है, ये जो pH डिक्रीज हो गया, ये जो प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, pH डिक्रीज हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी इन बॉडीज को which stimulates these guys, the carotid body and the aortic bodies. तो यहां से डायरेक्ट मैसेज आता है, इनको डायरेक्ट मैसेज आती है यहां से, ओके, कैरोटिड बॉडी एंड aortic बॉडी को, ओके. और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तो इंक्रीज हो गया, लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है दैट शुड बी बिलो 60, दैट शुड बी बिलो 60, ओके. अब होता क्या है, जैसे ही कैरोटिड बॉडी को मैसेज आती है, प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, दोनों को मैसेज आती है कैरोटिड बॉडी एंड आर्टरिक बॉडी को. यहां से क्या होता है, कैरोटिड बॉडी से मैसेज आती है हमारे इन मसल्स को, इंटरकोस्टल मसल्स को, यानी लंग्स को. इसी तरह कैरोटिड बॉडी जो है इससे भी मैसेज आती है डायरेक्ट हमारे लंग्स को. ठीक है, पॉजिटिव मैसेज आती है. इस तरह यहां से भी पॉजिटिव मैसेज ही आती है. ठीक है, ओके. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, pH डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है. उससे क्या होता है, हमारे आर्टरिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं, विच सेंड्स मैसेज टू द दिस वेरी ऑर्गन, आई मीन द लंग्स. लंग्स को जैसे ही मैसेज आती है ना, यहाँ पर फिर से क्या होता है, ये वाला कंडीशन होता है, यानी इंक्रीज वेंटिलेशन और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ओके. अगेन फिर से क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा, प्रोटॉन्स भी डिक्रीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा, कार्बोनिक एसिड भी कम बन जाएगा, प्रोटॉन्स भी कम बन जाएंगे, pH ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. उससे क्या होगा, ये दोनों स्टिमुलेट नहीं हो जाएंगे, इनको मैसेज नहीं जाएगा, तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी, हमारी जो वेंटिलेशन रेट है वो नॉर्मल रहेगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस द neural coordination and chemical coordination occurs in the lungs. I hope this is very much clear to you, and I tried my best to make it very easy to understand. Okay, thank you.